आप देख रहे हैं झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो सीरीज में नागपुरी और झारखंड से संबंधित जो भी जेएसएससी के सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उसको एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। नागपुरी में आपको, जैसे कि अगर आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो पता होगा कि नागपुरी लोक कथा, जिसमें 10 लोक कथा था, संपूर्ण लोक कथा आपको बता दिया गया और उसका समरी भी आपको बताया गया है। और इसी तरह से हम लोग झारखंड को भी एक एक करके पूरा चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य काल तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। जैसे कि अगर सिलेबस अगर देखिएगा जेपीएससी का, जेएसएससी का अगर छोड़ दिया जाए तो जेपीएससी में अगर आप सिलेबस देखिएगा तो वहां पे टॉपिक वाइज दिया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे। इसमें झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न दिया गया है, झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 1 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो कुल मिला के अभी जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि ताना भगत तक हम लोग जो पढ़ेंगे, उसमें अगर देखिएगा तो लगभग 4 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं जेपीएससी में। और जेएसएससी में तो वैसा कोई डिफाइन नहीं किया है कि कितना नंबर पूछेगा किस टॉपिक से। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू और समरी पढ़ रहे हैं, यानी कि आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप थोड़ा बहुत इस टॉपिक को पहले से पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आपके पास जो भी किताब है उसको आप डिटेल वाइज पढ़िए और देखिए कि कौन कौन सा ऐसा फैक्ट है जिससे सवाल आ सकता है। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सवाल बन सकता है? तो क्वेश्चन बैंक, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और उस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। और अगर अगर हम लोग देखें इतिहास के संदर्भ में, तो अभी तक जो हम लोग मध्यकाल तक पढ़े हैं उसमें मात्र हमको क्वेश्चन बैंक में लगभग 33 से 34 प्रश्न ही मिलता है। लेकिन अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत, आधुनिक झारखंड, जिसमें अंग्रेजों का आगमन और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष देखेंगे, जिसमें आपका जगन्नाथ ढाल विद्रोह से लेकर ताना भगत आंदोलन तक देखेंगे। इस अगर पोर्शन को देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे हमको क्वेश्चन बैंक में 86 प्रश्न मिला है, 86% क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, जो कि लगभग 34 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से लेके ये जो है आपका लगभग 120 क्वेश्चन नंबर तक आपका सारा जो क्वेश्चन है वो आपका ये ब्रिटिश सेना के प्रति जो यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और उसका खिलाफ जो आंदोलन किया उसके बारे में यहाँ पे लगभग 120 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 86 प्रश्न। तो इससे आपको क्या आइडिया होता है कि इस टॉपिक को आपको डिटेल वाइज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। पूरा इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल जो है ये आंदोलन से ही पूछा जाता है, जिसको जनजातीय संघर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक आपको आइडिया देता है किसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। किसी को कोई ऐसा टॉपिक रहता है जिसको आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, जैसे मध्यकाल। मध्यकाल में कुछ टॉपिक है जिससे सवाल आता है, कुछ टॉपिक जो है उससे सवाल नहीं आता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। आपके पास, आपको पता है, बार बार बताया जा रहा है कि सीजीएल का जो सिलेबस है, जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर एक ही विषय में आप उलझ जाइएगा तो दूसरा विषय आपका छूटते जाएगा। और इसीलिए आपको किसी एक विषय में उलझना नहीं है, सभी विषय को टाइम देते हुए पढ़िए और उसका समरी बनाइए और समरी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन कर कोई भी तथ्य याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग इसीलिए माइंड मैप के थ्रू हर टॉपिक को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप इस तरह के समरी खुद से भी बना पाएं और उसको रिवीजन कर पाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आधुनिक काल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंग्रेजों का आगमन। तो अंग्रेजों का आगमन, जैसा कि आपको पता है, सिंहभूम की ओर से होगा। तो अंग्रेजों का आगमन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि ढालभूम से होता है। फिर पूराहाट के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर पलामू के बारे में देखेंगे, फिर छोटा नागपुर खास में कैसे प्रवेश होता है, दर्पनाथ शाह, उसके बारे में देखेंगे। फिर मुकुंद सिंह के साथ जो लड़ाई होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और मानभूम में, यानी कि जो धनबाद है वर्तमान समय का, उसमें झारखंड में अंग्रेजों का आगमन होता है। तो अंग्रेज कैसे झारखंड में प्रवेश किए इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अब जब यहाँ पे अंग्रेज आक्रमण या प्रवेश कर जाएंगे तब यहाँ पे विद्रोह प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। और उस विद्रोह में जो सबसे पहला नाम आता है वो ढाल विद्रोह का नाम आता है। तो इस तरह से ढाल विद्रोह को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फिर चुआर विद्रोह होगा, चेरो विद्रोह होगा, घटवाल विद्रोह, और इस तरह का आंदोलन जो है आगे चलते जाएगा और ताना भगत आंदोलन तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। और तब जाके हम लोग जो इसका क्वेश्चन है उसको लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रयास करते हैं घटवाल विद्रोह तक इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिक्स है, यानी कि कहीं आपको ताना भगत का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं आपको बिरसा मुंडा का भी मिल जाएगा, कहीं आपको तिलका मांझी का भी मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जब सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा
तो अंत में ये जो 86 प्रश्न आपको बताया जा रहा है, उस 86 प्रश्न का जो आंसर है वो भी आपको बताया जाएगा और सभी प्रश्नों को आपको डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप जो है बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसको अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें व्यू आता है या हम लोगों को लगता है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग इस वीडियो को या इस सीरीज़ में हम लोग प्रयास करेंगे रेगुलर वीडियो भी अपलोड करने का। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ हम लोग करते हैं झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं, फिर फैक्ट को याद करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट अगर आपको हम बताएं तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपका छूट जाए। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि 12 अगस्त 1765 का ये एक तारीख है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। इस समय ही क्या होता है, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी ब्रिटिश कंपनी का एक संधि होता है और उस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसका दीवानी अधिकार मिल जाता है। दीवानी अधिकार कहने का मतलब हो गया कि टैक्स अब यहाँ पे उठाने का जो अधिकार पहले राजा महाराजाओं का होता था, अब यहाँ पे अंग्रेज उठाएंगे। तो इस तरह से टैक्स जो है और उठाने का जो यहाँ पे काम मिल गया अंग्रेजों को मिल गया, और इसके बदले शाह आलम को बोला गया कि आपको जो है हम 26 लाख रुपया देंगे। तो अंग्रेज अधिकारी जो है वो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया देते और उसके बदले में यहां से जो भी टैक्स आएगा तीनों क्षेत्र से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, सारा टैक्स का रकम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे उठाया जाएगा। और इस तरह से अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स उठाना होगा, तब 26 लाख रुपया दे के जो बचेगा वो उनका इनकम या प्रॉफिट के तौर पे जाना जाएगा। और इसीलिए वो जो भी क्षेत्र थे जो उसके अधीन नहीं थे, उन सब क्षेत्र को वो अपने अधीन में लाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से यही एक कारण होगा जो कि भारत में भी ये लोग पूरा फैलेंगे और झारखंड में आगमन का यही कारण होगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत हम कारण देखना चाहें कि झारखंड में ये लोग क्यों प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे कारण देता है कि जब यहाँ पे व्यापार होता है बनारस से लेके, यानी कि यूपी का अगर क्षेत्र लीजिएगा और बंगाल का क्षेत्र, तो बीच में आपका झारखंड का, देखिए ये जो आपको थोड़ा सा मैप अगर दिख पा रहा होगा, तो ये जो है आपका बंगाल का क्षेत्र है। तो बंगाल में मतलब कलकत्ता, कलकत्ता तो अंग्रेजों का मेन सेंटर रहा था वहां पे। तो इस तरह से ये जो मेन सेंटर रहा था, तो यूपी के साथ यहाँ पे या बिहार के साथ अगर यहाँ पे व्यापार हो रहा है तो बीच में झारखंड आता था। अगर झारखंड किसी और के अधीन रहेगा तो यहां से गुजरना मुश्किल होगा, और इसीलिए अंग्रेज चाह रहे थे कि इस जो ये जो क्षेत्र है यानी कि झारखंड का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन हो, ताकि वहां से जो भी व्यापार हो, वहां जो टैक्स आएगा या जो चुंगी लिया जाएगा वो अंग्रेजों के द्वारा ही लिया जाएगा, और इस तरह से अंग्रेजों का इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो जो चाह रहे थे, वो अंग्रेज जो चाह रहे थे कि झारखंड का जो क्षेत्र है वो उसके अधीन हो जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि, और युद्ध में भी बहुत सारा युद्ध हो रहा था, मराठों के साथ भी युद्ध हो रहा था, तो अगर कोई भी क्षेत्र आपके अधीन होता है तो उसमें शासन करना या आपका जो दबदबा है वो बढ़ते ही जाएगा। और इसीलिए अंग्रेज चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाए। और इसीलिए एक घटना भी देता है कि मेजर डुगलोन्स जो थे उस समय एक इंजीनियर थे, जो कि 1766 में उनको भेजा गया था दक्षिण बिहार, जो कि झारखंड है, क्योंकि बिहार के दक्षिण में है आपका झारखंड, और इसीलिए दक्षिण बिहार भेजा गया था और उसको विभिन्न घाटियों से होकर आने जाने का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया कि ऐसे हम उड़ीसा पहुंच सकते हैं। देखिए उड़ीसा भी आपका बॉर्डर से सटा हुआ है थोड़ा बहुत, अगर झारखंड का चौहद्दी आपको पता होगा तो दक्षिण में उड़ीसा देखने को मिलता है, पूरब में बंगाल है। तो आपको उड़ीसा जाना हो या बंगाल जाना हो तो झारखंड से होके जाना पड़ता है। और इसीलिए कहाँ से कौन रास्ता है, किधर किधर जाएगा, क्योंकि ये जंगल का क्षेत्र था तो रास्ता जो है वो भूल भी जाता है। और इसीलिए यहाँ पे दिया भी गया है कि कई बार यहाँ पे लड़ाई के लिए मेजर एडम्स भी यहाँ से होकर पार हुए थे, और ये लोग जो हैं सैनिक अभियान के समय इनको काफी परेशानी हुआ था। तो इस तरह से रास्ता क्लियर हो जाए, कहाँ कहाँ रास्ता है, इसको जानने के लिए यहाँ पे ये लोग जो है एक इंजीनियर डुगलोन्स को यहाँ पे भेजते हैं और देखते हैं कि रास्ता कहाँ कहाँ से है, उसको आप लोग जाके पता कीजिए। दूसरा कारण था कि पलामू किला था, याद होगा आपको, प्रताप राय और मेदिनी राय के द्वारा पुराना किला और नया किला बनाया गया था। इन किलाओं को कहा जाता है ये विद्रोहियों का आश्रय स्थल बन गया था, यानी कि अंग्रेज से जो भी विद्रोह करते थे या जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उन लोगों का एक आश्रय स्थल बन गया था पलामू किला। और ये लोग इस किले में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, कोई भी इस किला को भेद नहीं सकता था, ऐसा ये लोग समझते थे। और इसीलिए अंग्रेज जो चाह रहे थे कि इस किला पे अधिकार हो जाएगा तो जो उसके विद्रोही है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और यहाँ पे शासन करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो यही सब कारण था झारखंड में आने का या झारखंड में प्रवेश होने का। और इसीलिए कहा जाता है कि 1760 के दशक में या 70 के दशक में यहाँ पे सिंहभूम के क्षेत्र से या सिंहभूम के माध्यम से या उस जो पोराहाट का या ढालभूम का जो क्षेत्र होगा उससे ये लोग जो है वो प्रवेश यहाँ पे झारखंड में करेंगे।
इससे पहले अगर हम लोग देखें तो 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पे कब्जा हो चुका था। अब मिदनापुर कहाँ पे है? मिदनापुर आपका बंगाल में पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मिदनापुर है, इससे सटा हुआ जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम है, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, वीरभूम जो है वो जो झारखंड में अभी आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा आंदोलन जो है उसका प्रभाव वीरभूम में भी रहेगा। और इस तरह से आपका झारखंड से ये थोड़ा सा ही दूर है, इसीलिए देखिए कि यहाँ पे पहले थाना भी बनाया जाएगा। मिदनापुर में एक थाना भी रहेगा और जिसको भी यहाँ पे पकड़ा जाएगा बाद में इसी मिदनापुर के थाना में डाल दिया जाता है। बाद में रामगढ़ में एक थाना बनाया जाएगा और इस तरह से रामगढ़ थाना या हजारीबाग में एक तरह से कहिए कि वहाँ पे भी थाना वगैरह बनेगा और बाद में यहाँ के जो विद्रोही हैं उसको वहाँ पे भी डाला जाएगा। आपको पता होगा कि हजारीबाग जेल में डाला गया था बिरसा मुंडा को, तो ये सब जेल जो है वो बाद में बनेगा। शुरुआत में जो अगर जेल देखिएगा तो मिदनापुर में ही 1760 में ये लोग बनाया था और इस तरह से मिदनापुर पे ये लोग पहले ऑलरेडी कब्जा कर चुका था और झारखंड में ये लोग आ रहे थे। तो ये जो था कुछ बहुत हम लोग कारण देखने का प्रयास किए कि क्या कारण रहा कि यहाँ पे अंग्रेज जो है वो प्रवेश करना चाह रहे थे झारखंड में। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना अत्याचार को यहाँ पे मतलब बढ़ाते जाएंगे और लोग इसका विद्रोह भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र में ये लोग पहले आए और उसके बाद जो है ये झारखंड में अपना पूरा कब्जा जमा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ढालभू में प्रवेश। तो ढालभू में प्रवेश करने का जो यहाँ पे काम दिया जाता है या एक तरह से कहिए यहाँ जो काम सौंपा जाता है झारखंड में प्रवेश का वो सौंपा जाता है फर्गुसन को। और उत्तर दिशा में भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि पलामू की तरफ से आएगा, वो जैकब कैमक करके एक अधिकारी होंगे, उसको यहाँ पे सौंपा जाएगा। तो एक जो हो जा रहा है झारखंड के दक्षिण से जा रहा है और एक जो आ रहा है वो झारखंड के उत्तर दिशा से। और इस तरह से जब यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे या एक क्षेत्र कर दे सकते हैं कि पलामू का, हजारीबाग का और छोटा नागपुर का एरिया इधर कब्जा हो जाएगा, इधर सिंहभूम का पूरा इलाका कब्जा हो जाएगा, तब इनको मिला के एक रामगढ़ जिला का निर्माण भी किया जाता है। तो इस तरह से आपको बस याद रखना है कि जनवरी 1767 के ईस्वी में फर्गुसन को यह काम सौंपा गया कि आप जाइए और सिंहभूम पे आक्रमण कीजिए और सिंहभूम को झारखंड क्षेत्र में मिलाइए। क्योंकि मिदनापुर के अगर नजदीक में देखिएगा तो वो सिंहभूम का क्षेत्र ही आता है। ये देखिए ये है आपका मिदनापुर और यहाँ सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा वो ढालभूम का क्षेत्र आएगा, फिर सरायकेला खरसावां का क्षेत्र आएगा, फिर पोराहाट राजा अभी हम लोग पढ़ेंगे वो भी अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। कोल्हान में हो लोगों का यहाँ दबदबा था, वो विद्रोह भी होता है। तो ये सब सारा चीज हम लोग देखेंगे कि कैसे मिदनापुर से धीरे 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 यहाँ पे पोराहाट तक ये लोग कब्जा कर लेंगे। और उत्तर दिशा से अगर हम देखें तो ये पलामू का इलाका, फिर रामगढ़ का इलाका और उसके बाद ये जो छोटा नागपुर का इलाका, ये जैकब कैमक के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया जाएगा। और इस तरह से जब सारा एरिया कब्जा हो जाएगा तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और इसी एक्ट के तहत एक जिला का या एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाएगा। और इस तरह से उसके प्रथम अधिकारी आपका जैकब कैमक जो है, जो आपको बताया गया अभी उत्तर दिशा से जो आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि मिलिट्री कलेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्योंकि ये एक मिलिट्री थे और कलेक्टर का भी काम करते थे, यानी टैक्स वसूलने का भी काम कर रहे थे। तो इस तरह से ये जो है डेवलपमेंट आपको थोड़ा बहुत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इस तरह से फर्गुसन को हम लोग देखते हैं कि जब काम सौंपा जाता है तो एक एक करके रास्ता में जो भी राजा रहते हैं उसको वो पराजित करते हैं। पराजित में किसको करेंगे? झाड़ग्राम को वो पराजित करेंगे, झाड़ग्राम के राजा। और इसका पराजय को देखते हुए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के राजा होंगे जो कि खुद अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगे। जैसे रामगढ़ का हो गया, लालगढ़ हो गया, जामबनी हो गया, सिल्दा हो गया। लेकिन कुछ जो है आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और उसी तक पहुंचने, खासकर यहाँ पे ढालभूम में प्रवेश किया जा रहा है। तो ढालभूम का राजा जो है वो अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और इसीलिए रास्ता में ये लोग जितना भी राजा आ रहे थे उसको पराजित करके ढालभूम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कौन कौन पराजित किया, किसको किसको पराजित किया, वो चीज नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ढालभूम को वो है ना कब अपने कब्जे में करता है और वहां का राजा कौन था और उसके बाद जो वहां राजा बना वो कौन बना और कितना टैक्स दिया। लेकिन ये घटनाक्रम है, कभी आपको समय मिले तो आपके पास जो भी किताब है वहां पे पूरा घटनाक्रम दिया होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे राजा, जो ढालभूम का राजा कह रहा था कि हमको जो है अंग्रेज के किसी भी दूत से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ बात करके वो संधि कर ही लेंगे। इसलिए पूरा मार्ग को यहाँ पे अवरुद्ध कर दिया जा रहा था, पेड़ वगैरह को काट के यहाँ पे सड़क में गिरा दिया जा रहा था ताकि यहाँ पे उसका दूत ना पहुंचे, क्योंकि सीधे बोल दिया जा रहा था राजा किसी से मिलना चाहते नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे सारा रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया था। राजा अपने तरफ से जो भी सैनिक होते हैं उसको रास्ता में तैयार किए गए थे। ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ के राजा जो है अंग्रेजों को से अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये प्रयास उनका असफल रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ के ही ऐसे रहेंगे जो कि अंग्रेजों
का साथ देंगे और यहाँ का जो राजा रहेगा वो पराजित हो जाएगा। और इसी का एक एग्जाम्पल आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ का राजा जो है, बड़ा भूम का राजा जो है, वो बैकुंठ धव सॉरी यहाँ पे उसका भतीजा था, वो भी है ना, उसको अप्रोच किया गया कि आप जो है वो ढालभूम का या ढालभूम का जो राजा है उसके खिलाफ आप सहायता कीजिए अंग्रेजों का, लेकिन ये बाद में मना भी कर देता है। और उसके बाद ये जो है अंतिम रूप में जामबनी में, या है ना सैनिक का जामा वगैरह सब होता है, और अंतिम में यहाँ पे वो पहुंच जाते हैं। बैकुंठ धवल देव वहां के राजा थे, और इस तरह से संपूर्ण संपत्ति सहित पूरा महल पे कब्जा कर दिया जाता है। और नरसिंहगढ़ किला को कहता है कि 22 मार्च 1767 को अंग्रेज जो है यानी कि फर्गुसन जो है वो जलते हुए किला पे अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ का जो राजा था, आपको याद रखना है, बैकुंठ धवल देव जो कि ढालभूम का राजा था, वो अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करता है। जब ये जानता है कि अब हम हारने वाले हैं तो पूरा अपना महल को ही आग लगा देता है। और इस तरह से कह सकते हैं झारखंड में सबसे पहला यहाँ पे कब्जा जो होता है 22 मार्च 1767 को ही होता है। और कहाँ होता है तो ढालभूम में होता है। और वो जो किला जिसमें वो लोग अपना कब्जा करते हैं अंग्रेज यानी फर्गुसन, वो किला का नाम था नरसिंहगढ़ किला। बाद में इस तरह से इसको मिदनापुर बंदी बना के भेज दिया जाएगा, जैसे कि आपको बताया कि मिदनापुर बंगाल में है और नजदीक में था, तो इसीलिए वहां पे जेल बनाया गया था, तो सबको वहीं पे ही भेज दे रहा था। और उसका एक भतीजा रहेगा जिसका नाम है जगन्नाथ ढाल, और यही जगन्नाथ ढाल आगे जाके राजा बनेगा। और कुछ दिन बाद में, या एक तरह से कह सकते हैं कुछ समय के बाद, तुरंत ये खुद ही विद्रोह कर देगा। अभी अंग्रेज इसको राजा बनाए और अंग्रेज के खिलाफ ये खुद विद्रोह कर देते हैं। और इसीलिए हम लोग याद रखते हैं कि प्रथम जो विद्रोह यहाँ पे झारखंड में हुआ वो जगन्नाथ ढाल का ही विद्रोह माना जाता है, या ढाल विद्रोह को ही माना जाता है। और इस तरह से जगन्नाथ ढाल जब यहाँ पे राजा बनाएंगे, अंग्रेजों के द्वारा राजा बनेंगे, तो अंग्रेजों को कुछ टैक्स देना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे अंग्रेज आए थे किसके लिए, पैसा के लिए। और इसीलिए जगन्नाथ ढाल जो होता है वो 5500 रुपया सालाना कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको राजा बना दिया जाता है। और इस तरह से एक तरह से कहिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है। जैसे यहाँ पे अंग्रेजों का प्रवेश हो जाएगा, वैसे आसपास के जो भी राजवंश रहेंगे वो भी अपने आप को यहाँ पे अंग्रेजों के साथ मिलाना चाहेंगे। इसका रीजन क्या था कि यहाँ पे देखिए पोराहाट था, यहाँ पे पोराहाट में सिंह वंश के बारे में हम लोग मध्यकाल में पढ़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो सरायकेला भी था, इसी से निकला है, पोराहाट सरायकेला ये सब एक ही फैमिली का था, सिंह वंश से ही ये लोग निकला हुआ है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर जूम करके आप देखिएगा या बड़ा स्क्रीन करके देखिएगा तो कोल्हान आपको दिखेगा। ये जो कोल्हान का क्षेत्र था, यहाँ पे हो लोग थे, और हो लोग जो थे वो पोराहाट नरेश और यहाँ पे जो छोटा नागपुर के राजा थे दर्पनाथ शाह, तो दर्पनाथ शाह, इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हुए थे हो जनजाति के लोग, जो कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको आइडिया हम दिए होंगे अगर आप ध्यान से देखे होंगे। तो हो लोगों का विद्रोह हो रहा था दर्पनाथ शाह के खिलाफ भी और पोराहाट नरेश के खिलाफ भी। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और कहेंगे कि आप हो लोगों को दबा दीजिए, यानी अंग्रेजों को कहेंगे कि आप हो लोगों को दबा दीजिए और हम जो है आपका साथ देंगे, और जो भी टैक्स आपको देना होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ढालभूम तो अब उसके अधीन आ ही गया था, पोराहाट नरेश भी अब बोलना चाह रहा है कि हमको आप अपने अधीन ले लीजिए। और इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, ढालभूम का जो राजा रहेगा जगन्नाथ ढाल, उसके पास एक अपना दूत भेजेगा 52वां राजा जगन्नाथ सिंह। ये जगन्नाथ सिंह कहाँ के हैं, तो ये पोराहाट के नरेश है। तो ये भेजेगा और कहेगा कि जैसे आप जो है अंग्रेजों के साथ संधि किए हैं उसी तरह से कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि हम भी अंग्रेजों के अधीन आ जाए, और जो भी हो जनजाति के लोग हमको परेशान कर रहे हैं उस परेशानी से हमको अंग्रेजों के द्वारा छुटकारा दिला दिया जाए। लेकिन ये लोग जो है उड़ीसा में कटक में, देखिए कटक में मराठा के साथ ये लोग बिजी थे, उस समय युद्ध में बिजी थे, और इसीलिए ये सब छोटे छोटे बातों में ध्यान नहीं दिए। और फिलहाल ये तो जान ही रहे थे, ये तो मेरे अधीन ऐसे भी आ ही गया, तो इसको अभी टैक्स लेने की या संधि करें या नहीं करें उससे कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे होता नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। बाद में अगर देखिएगा तो 1820 में घनश्याम सिंह, उस समय थे राजा घनश्याम सिंह, उसके अध्यक्षता में यहाँ पे संधि होता है। मतलब बहुत दिन बाद, कहाँ 1773 का 71-72 का ये समय था, उसे आते आते आपका यहाँ पे 1820 यहाँ पे पहुंच जाएगा। तब जाके यहाँ पे पोराहाट नरेश जो है राजा घनश्याम सिंह के साथ यहाँ पे उसका संधि होगा, और मात्र 101 रुपया सालाना टैक्स देना यहाँ पे ये लोग स्वीकार करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो अंग्रेजों के साथ यहाँ पे ये लोग संधि किए, उसका मुख्यतः 3 उद्देश्य था। सबसे पहले सरायकेला खरसावां से अपनी संप्रभुता स्थापित, एक तरह से ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, और आपस में लड़ रहे थे तो इसीलिए अंग्रेज तो यही चाह रहे थे कि दो यहाँ पे
दो राजवंश या दो कोई यहाँ पे ग्रुप आपस में लड़े, बीच में अंग्रेज यहाँ पे प्रवेश करे और इसका फायदा उठाया। और यही हो रहा था कि सरायकेला वाला पुराहाट से लड़ रहा था, खारसावां से लड़ रहा था, और इस तरह से यहाँ पे इन दोनों का फायदा उठा रहे थे। इन लोगों का जो लड़ाई था, आपसी संघर्ष था, उसका फायदा अंग्रेज उठा रहे थे। और इस तरह से इनका एक कुल देवी थी पौरी देवी, जो कि पिछले वीडियो में मध्यकाल में आपको बताया गया था। तो पौरी देवी भी सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की प्रतिमा हासिल करना था। पुराहाट नरेश का इच्छा था कि हम लोगों का जो कुल देवी है वो सरायकेला के पास है, तो वो वापस हम लोगों के पास आए। और इस तरह से अंततः जो आपको बताया गया, वो लोगों पर अपनी सत्ता कंपनी की मदद से स्थापित करना चाहते थे पुराहाट के राजा लोग, क्योंकि वो जो थे काफी उग्र हो गए थे। यहां तक कि समझिए कि पुराहाट नरेश और जो छोटा नागपुर का राजा थे, दोनों का जो संयुक्त सेना था उसको ये लोग हरा दिए थे। और इसीलिए ये लोग चाह रहे थे कि हो पर अपनी संप्रभुता स्थापित हो, और इसीलिए हम लोगों को अंग्रेजों का साथ लेना पड़ेगा। देखिए, इतना लंबा चौड़ा आपको कहानी बताया गया, ये फर्स्ट का पैराग्राफ था, इसीलिए हम थोड़ा बहुत इसको हम बताने का प्रयास किए, लेकिन इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है फिलहाल के लिए। आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये वीडियो रिवीजन वाला है, तो हम लोग इसको माइंड मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ था, इसीलिए हम थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किए। अब फैक्चुअल चीज को ही हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से धीरे 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 यहाँ पे अंग्रेज प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश करने के बाद वो उनका शोषण बढ़ता जाएगा, और फिर संघर्ष यहाँ पे शुरू हो जाएगा उनके खिलाफ। तो चलिए, अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको कुछ फैक्चुअल डाटा उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा गया है, और कौन कौन सा पूछे जाने का संभावना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको याद करना है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का संधि होता है, और इस इलाहाबाद के संधि में दीवानी अधिकार मिल जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और यहाँ पे चूंकि बिहार के क्षेत्र में ही झारखंड आता है, तो आपको पूछा जाएगा झारखंड जो है वो अंग्रेजों के अधीन कब आया? तो अंग्रेजों के अधीन 12 अगस्त 1765 की संधि के तहत ही आ गया था। लेकिन अंग्रेजों का यहाँ पे प्रवेश कब हुआ? तो वो होता है 1767 में होता है। और वो कहाँ से होता है? तो सिम्मूम में। सिम्मूम में भी कौन सा जो क्षेत्र था या राजवंश था? तो ढालभूम का वहां पे था। और ढालभूम में राजा कौन थे? तो यहाँ पे बैकुंठ धवल देव। तो इस तरह से ढालभूम में प्रवेश होता है। घाटशिला की तरफ से नरसिंहगढ़ किला में कब्जा कर लिया जाता है। कब है? तो ये चूंकि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश था, इसलिए आपको याद रहना है 22 मार्च 1767 को यहाँ पे कब्जा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्गुसन। उस समय अंग्रेज अधिकारी का नाम था फर्गुसन। और इस तरह से जगन्नाथ ढाल, जो उसका भतीजा रहेगा बैकुंठ धवल देव का, उसको 5500 रुपया टैक्स देने के नाम पे उसको पुनः राजा बनाया जाएगा। आगे जाके यही जगन्नाथ ढाल जो है विद्रोह करेंगे, और झारखंड का प्रथम विद्रोह जो कहलाएगा वो जगन्नाथ ढाल का ढाल विद्रोह ही कहलाता है। इस तरह से ही अब यहाँ पे ये लोग प्रवेश करेंगे पुराहाट में। और पुराहाट में यहाँ पे देखिएगा, पुराहाट जैसे कि आपको बताया गया, जस्ट अगर हम देखेंगे तो ये सिम्भूम के पश्चिम साइड में पुराहाट आपको, मतलब सिम्भूम में अगर देखिएगा ये ढालभूम है, ढालभूम के जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है वो पुराहाट का यहाँ पे नरेश है, जो कि आपको बताया गया राजा जगन्नाथ सिंह के बारे में। तो जगन्नाथ सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1767 में ब्रिटिश रेजिडेंट से सहायता की याचना की। कौन याचना करने थे? तो 52वें राजा जो थे जगन्नाथ सिंह। और इस तरह से ये याचना को उस समय खारिज कर दिया जाता है या माना नहीं जाता है। बाद में बहुत लंबा समय बीत जाता है, तब 1 फरवरी 1820 को घनश्याम सिंह उस समय राजा थे, कंपनी के अधिकार स्वीकार कर लेते हैं और 101 रुपया टैक्स देने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। तो मात्र इतना याद रखना है कि हाँ, संधि हुआ था उस समय घनश्याम सिंह से, और जगन्नाथ ढाल के साथ जो संधि हुआ था उस समय अपने आप को अंग्रेजों के अधीन करने के लिए जो भेजे गए थे, जिस राजा के द्वारा अपना दूत भेजा गया था, वो राजा का नाम था राजा जगन्नाथ सिंह। अब हम लोग देखते हैं पलामू में प्रवेश। तो पलामू में जैसे कि आपको बताया गया, उत्तर से जो आ रहे थे उनका नाम था जैकब कैमक, दक्षिण से फर्गुसन आ रहे थे और जो कि नरसिंहगढ़ किला में कब्जा कर चुके थे। तो जैकब कैमक जो है 1771 में यहाँ पे आएगा और उसके बाद पलामू किला पे कब्जा कर लेगा। उस समय पलामू किला में जो अधिपत्य था वो चित्रजीत राय का था। ये वही किला है जो कि मेदिनी राय और प्रताप राय के बारे में जो हम लोग मध्यकाल में पढ़े थे, वही पलामू का किला है जो कि विद्रोहियों का आश्रय स्थल बन गया था, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। उसी के दीवान थे जयनाथ सिंह और वही लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे। और इस तरह से विरोध करते करते ये लास्ट में रामगढ़ चले जाते हैं और बाद में एक नया राजा है ना, उनसे का खानदान का बनता है जो कि गोपाल राय होता है, क्योंकि इन दोनों के भी बीच विवाद था। चित्रजीत राय, गोपाल राय, इनके बीच विवाद था। तो चित्रजीत राय पराजित होता है, गोपाल राय राजा बनता है और 12,000 रुपया यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ता है। देखिए ये तो एकदम शॉर्टकट में है, अगर इसको डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि आप जो है खुद से आपके पास जो बुक है वहां पे डिटेल पढ़ लिए। हम यहाँ पे रिविजन के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वही बताने का प्रयास करेंगे।
बस शुरू था, इसीलिए आज हम थोड़ा सा डिटेल में बता दिए। अगर जानना चाहेंगे तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे कहा जाता है, जय कृष्ण राय यहाँ पे राजा था, वो किसकी सहायता से बनता है? अमर सिंह ठकुराई के सहायता से बनता है। बाद में अमर सिंह ठकुराई का पुत्र होते हैं सैनाथ सिंह, इनके साथ इनका मनमुटाव हो जाता है और जय कृष्ण राय जो है सैनाथ सिंह को मरवा देते हैं। अब सैनाथ सिंह का एक भतीजा होता है जो कि चैनपुर का, यहाँ पे जयनाथ सिंह इसका भतीजा था, जो कि सैनाथ सिंह का था। नाम भी मिलता जुलता है, सैनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, तो सैनाथ का भतीजा था जयनाथ सिंह। अब ये जो है वो चित्रजीत राय के साथ मिल जाते हैं और बोलते हैं कि चूंकि जय कृष्ण राय जो है मेरे चाचा को यानी सैनाथ सिंह को मरवाया है, और इसीलिए हम लोग जो है जय कृष्ण राय के खिलाफ एक युद्ध लड़ेंगे और हम जो है वो दीवान बनेंगे और आप जो है यहाँ पे आप राजा बनिएगा, या इन दोनों के बीच संधि हो जाता है। और इस तरह से एक युद्ध होता है जिसका नाम है चेतमा का युद्ध, और इस युद्ध में जय कृष्ण राय जो होता है वो मारा जाता है और इसका जो पौत्र था वो था गोपाल राय। और इस तरह से अगर कह सकते हैं कि गोपाल राय यहाँ पे है, तो जय कृष्ण राय के बाद अगला राजा कौन बन सकता था? गोपाल राय। लेकिन उसके जगह यहाँ पे राजा कौन बना? चित्रजीत राय, और जयनाथ सिंह जो बना वो दीवान बना। क्यों बना? क्योंकि ये इस युद्ध में पराजित हो गया और ये जो है विजयी हो गए। तो इस तरह से गोपाल राय का यहाँ पे समर्थन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी राजा है, तो ऑलरेडी राजा है तो ये टैक्स नहीं दे रहे थे, या जितना मांगा जा रहा था उतना टैक्स नहीं दे रहे थे। तो गोपाल राय को बोला गया कि हम तुमको राजा बनाते हैं और हम जितना टैक्स तुमसे मांगेंगे उतना टैक्स देना होगा, और इसलिए गोपाल राय राजी भी हो जाते हैं। और इसी तरह से जैकब कैमक को यहाँ पे आदेश दिया जाता है कि आप जो है चित्रजीत राय को पराजित कीजिए और पलामू के किले पे अधिकार कीजिए। अब ये घटनाक्रम आपको दिया गया है कि कैसे ये लंबा घटनाक्रम चलता है, और अंतिम में ये डेट को लेके विवाद है, अलग अलग किताब में अलग अलग देता है, लेकिन याद रखिएगा कि फरवरी मार्च के आसपास 1971 में पलामू किला पे कब्जा किया गया और अंततः 1 जुलाई 1771 को विधिवत रूप से गोपाल राय को राजा घोषित किया गया और टैक्स जो है वो 12,000 रुपया रखा गया। तो ये लंबा चौड़ा आप कहानी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि उस समय जो विद्रोह हुआ उस समय राजा थे चित्रजीत राय, दीवान थे जयनाथ सिंह, और नया राजा जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वो गोपाल राय था। टैक्स कितना दिया? तो 12,000। देखिए कभी कभी टैक्स भी आपको पूछा गया है, और इसीलिए टैक्स का रेट को भी आपको कुछ कुछ में याद रखना है, सब में तो याद नहीं रखना है। अब हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर खास। अब आपको हम डिटेल नहीं बताएंगे, आपको जो फैक्ट है वही बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो छोटा नागपुर खास में है, जैकब कैमक ही उत्तर तरफ से आते हैं, और यहाँ पे अगस्त 1771 में इनका प्रवेश होता है। उस समय छोटा नागपुर के जो राजा थे उनका नाम था दर्पनाथ शाह, और दर्पनाथ शाह भी कंपनी का अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से ये भी, जैसे कि पलामू में वहाँ 12,000 रुपया टैक्स देने का बात हुआ था, तो ये भी 12,000 रुपया टैक्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहा जाता है कि दर्पनाथ शाह और जैकब कैमक के बीच पगड़ी का अदला बदली हुआ था। ये एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन किताब में लिखा हुआ है, मिलता है कहीं कहीं कि पगड़ी यहाँ पे परिवर्तन किया जाता था। इसका कारण क्या था? तो जैकब कैमक कहते हैं कि हमारे यहाँ यानी कि अंग्रेज यानी ब्रिटेन में कि जब भी एक दूसरे के साथ संधि होता है तो हम अपने पगड़ी को बदलते हैं, और यहाँ पे एक दूसरे का ये पगड़ी बदल लेते हैं। लेकिन कारण बताया जाता है कि कैमक जो थे वो दर्पनाथ शाह के जो पगड़ी में यहाँ हीरा जो लगा हुआ था, हम लोग जानते हैं ये इसको हीरा नागपुर के नाम से जानते हैं। तो दुर्जन साल के बारे में भी आप लोग को मध्यकाल में बताया गया था कि कैसे जहांगीर उसको उठा के ग्वालियर किला में 12 साल तक बंद रख दिया था। तो इस तरह से इसके पगड़ी में हीरा लगा हुआ था, हीरा जड़ा हुआ था। तो यही हीरा पे नजर था जैकब कैमक का, और इसीलिए ये बोलता है कि हम अपना पगड़ी को बदलेंगे, और इसीलिए पगड़ी बदल लेता है। तो जैकब कैमक का पगड़ी में तो कुछ नहीं लगा था, तो दर्पनाथ शाह को कुछ नहीं मिला, और दर्पनाथ शाह की पगड़ी में हीरा लगा हुआ था, तो कैमक को हीरा मिल गया। ऐसा कहानी में बताया जाता है, या इस तरह का घटना हुआ होगा। आगे हम लोग देखते हैं हजारीबाग में प्रवेश। हजारीबाग यानी रामगढ़ का इलाका हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो राजा था मुकुंद सिंह, अगर झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश का सबसे ज्यादा विद्रोह किया गया किसी राजा के द्वारा तो वो है राजा मुकुंद सिंह। क्योंकि दर्पनाथ शाह देखिए अपने आप अधीनता स्वीकार कर लेता है, चित्रजीत राय थोड़ा बहुत लड़ता है लेकिन बाद में ये भी पराजित हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पे अगर कोई किया तो वो था राजा मुकुंद सिंह, जो कि रामगढ़ का राजा था। तो इस तरह से रामगढ़ हजारीबाग का एरिया वही हम लोग मोटा मोटी मान सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर मैप में अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो देखिए हम थोड़ा सा मैप में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पुराना वाला जो मैप है उसमें। तो ये जो है देखिए रामगढ़ का राज है, जो कि अभी अगर वर्तमान समय में इस समय का ये जगह को देखिएगा तो हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा का कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ के जो राजा थे मुकुंद सिंह थे, और मुकुंद सिंह जो है वो जो है अंग्रेजों का काफी ज्यादा विरोध करते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको बताया गया, अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि इन कहीं पे भी है ना
गृह युद्ध आपको अगर देखने को मिल जाए, गृह युद्ध करने का मतलब अंत जो है अपने ही बीच में, भाई भाई में यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, या किसी भी अपने जो रिश्तेदार है उनके बीच जो लड़ाई हो रहा है, उनके बीच का फायदा उठाना चाह रहे थे अंग्रेज। और इसी बीच में ठाकुर तेज सिंह जो है राजगद्दी पे अपना अधिकार करना चाहता है, कि अपना अधिकार जताता है कि रामगढ़ के राजा जो है वो ठाकुर तेज सिंह बनेगा, ना कि मुकुंद सिंह। अब देखिए मुकुंद सिंह और तेज सिंह के बीच विवाद हो गया। मुकुंद सिंह बोल रहा है, मुकुंद सिंह ऑलरेडी राजा है, तेज सिंह बोल रहा है हम राजा बनेंगे। तब यहाँ पे अंग्रेज जो है वो तेज सिंह का समर्थन करेंगे, क्योंकि देखिए अंग्रेज तो उसी का समर्थन करेंगे जो कि वर्तमान समय में राजा नहीं है, क्योंकि उसी को राजा बनाएगा, तो जो बोलेगा वो उसको मानना पड़ेगा। और इसीलिए वो जो है तेज सिंह के समर्थन में आ जाते हैं अंग्रेज। और उसके बाद जो है राजा मुकुंद सिंह के साथ इनका युद्ध होता है। युद्ध में कहा जाता है रामगढ़ पे 2 ओर से हमला होता है अक्टूबर 1972 को, जिसमें एक ओर से अगर देखिएगा तो छोटा नागपुर खास की ओर से कैमक और इवेंस करके जो अंग्रेज अधिकारी थे, जैकब कैमक ही है। अब देखिए छोटा नागपुर में तो दर्पनाथ शाह कैमक के अधीन आ ही चुके हैं, 71 में ही आ चुके हैं, और ये घटना 72 का है। तो छोटा नागपुर का इलाका एक तरह से कह सकते हैं वो अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। तो इस तरह से दूसरी ओर से तेज सिंह जो कि इसी का प्रतिद्वंदी था, मुकुंद सिंह का प्रतिद्वंदी, और खुद को अपने आप को राजा बनाने का ये इच्छा रखता था, बाद में ये बनेगा भी। अब देखिए मुकुंद सिंह जो होता है वो पंचेत चला जाता है। लास्ट में ये युद्ध बहुत लंबा चौड़ा चलता है, 2 बार युद्ध होता है, लेकिन अंतिम में ये पंचेत चला जाता है। बाद में वो बंदी बना लिया जाता है और पटना उसको भेज दिया जाता है, और इस तरह से कैमक का रामगढ़ पे अधिकार हो जाता है, यानी हजारीबाग का क्षेत्र जो उस समय रामगढ़ कहा जाता था। तो हजारीबाग रामगढ़ का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। बाद में जब यहाँ पे इनके अधीन में पूरा क्षेत्र आ जाएगा, तो मिदनापुर में तो ऑलरेडी एक थाना था, एक रामगढ़ में भी थाना का स्थापना किया जाता है। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कुछ प्रशासनिक परिवर्तन यहाँ पे किया जाता है, जिसमें रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिला के और भी कुछ कुछ जिला थे उत्तर के। अगर जिला अगर हम देखेंगे तो इसमें है ना चाई राजे चाई है, फिर खगड़िया राज्य, ये सबको मिलाया गया था, यानी गिरिडीह का, चतरा का कुछ कुछ इलाका को मिला के एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया, और उसको हम लोग वर्तमान समय में जिला के नाम से जानते हैं। और इसी जिला का जो हेड था वो जैकब कैमक को ही बनाया गया था, जो कि मिलिट्री कलेक्टर के नाम से जानते थे, क्योंकि एक मिलिट्री थे, सेना के अधिकारी थे, और ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे, और इसीलिए इसको बोला जाता था मिलिट्री कलेक्टर। 1774 को यहाँ पे ठाकुर तेज सिंह विधिवत रूप से यहाँ पे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया जाते हैं, और इनके लिए टैक्स जो था वो 30,000 रुपया सालाना रखा गया था। तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रवेश हो जाता है हजारीबाग में। अब देखते हैं मानभूम का इलाका। तो मानभूम जो है वर्तमान समय में जिसको हम लोग धनबाद और बोकारो का कुछ हिस्सा आ सकता है, उस एरिया में भी फर्गुसन का यहाँ पे कब्जा होता है 1767 के आसपास ही। मानभूम के साथ साथ यहाँ पे अगर देखिएगा तो बोलता है मानभूम, बड़ा भूम, सुपुर, अभी अमी अमिये नगर करके दिया है, तथा चतना के जमींदार सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन लोगों को भी समय के साथ कंपनी अपने अपने अधिकार कर लिया। तो डिटेल कहानी नहीं दिया गया है, कुल मिला के बस जानना है कि 67, 72, 73 तक आते आते झारखंड का जो अधिकांश इलाका था वो अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, और इस तरह से झारखंड में पूरी तरह से अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका था। और अब जो है अंग्रेज का जब प्रवेश यहाँ पे हो जाएगा, तो अंग्रेज जो है यहाँ पे काफी शोषणकारी नीति अपनाएंगे, और उसी शोषणकारी नीति के खिलाफ यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होगा, जिसमें पहला विद्रोह जो होता है वो आपका जगन्नाथ ढाल का ढाल विद्रोह ही माना जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे संघर्ष किया गया, और इस संघर्ष में पहला विद्रोह जो होता है 1767 और 77 के बीच होता है ढाल विद्रोह। मतलब जिस साल वो राजा बने उसी साल वो विद्रोह भी कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग अंतिम में सॉल्व करेंगे, ताकि बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।